अभी अभी इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्ट्रिक्चर्स पास किए और ये कहा कि तुम तुरंत जनसंहार रोको, राफा पे जो हमला कर रहे हो वो रोको। और जवाब में इजराइल ने क्या किया, उसने इतनी भयंकर एयर स्ट्राइक्स की 26 और 27 मई को कि जिससे 47 के ऊपर सिविलियंस मारे गए हैं। जो UNRWA के जो कैंप्स थे, जो टेंट्स थे, जो प्रोटेक्टेड थे, वो मारे गए हैं। और ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, बढ़ती चली जा रही है। इसको लेके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में एक भयंकर हाहाकार मचा है, लेकिन रेजिस्टेंस ने इसका माकूल जवाब दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है, अंत तक बने रहिएगा। ये छोटा वीडियो है, इसमें आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं गोवा एयरपोर्ट पे हूँ, शोर लगातार आपके सामने आपको सुनाई दे पड़ रहा होगा। कल मैं वापस पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे और उसके बाद सारे वीडियोस रेगुलर आएंगे। और भारत के चुनाव, निर्णायक जो 4 जून को चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में भी बातें, जैसे मैंने आपको लगातार हिंट किया है कि मैं गुप्त मिशन में हूँ और गोवा भी उसी मिशन में आया, और उसके साथ साथ जो एक पूरी एक परिस्थितियाँ बन रही है उनको आपके बीच लेके आऊँगा। देखिए, आज जैसे ही इजराइल ने इतने सारे लोगों को मारा, 47 लोगों की हत्या हुई, और उसमें बेल्ट्स ऑफ फायर क्रिएट किया उन्होंने। बेल्ट्स ऑफ फायर क्रिएट किया कि लगातार आग के घेरे जो अपने प्लेन से, वो जो उनके प्लेन सर्कुलर घूमते हैं और उससे एक बेल्ट ऑफ फायर क्रिएट होता है जिसमें सब कुछ जल जाता है बीच में। उस तरीके से इन्होंने, इजराइल ने कम से कम 3-4 महीने बाद इस तरह का बेल्ट ऑफ फायर एग्जीक्यूट किया है। और ये देखिए कि टाइमिंग देखिए, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूरा जो अभी उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स आए, एक तरह से मुंह पे तमाचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इजराइल ने मारा है। और फिर उसके बाद जो खबर इजराइल देता है वो और खतरनाक मतलब आप देखिए, बेशर्मी की भी हद, उसको खतरनाक मैं दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ। वो खबर ये देता है कि हमने 2 हमास के ऑपरेटिव्स को मारा। वो मेंशन ही नहीं करता है कि हमने 45 सिविलियंस को मार दिया या 47 सिविलियंस को मार दिया। नहीं, उसने कहा कि आज की एयर स्ट्राइक में 2 हमास के ऑपरेटिव्स मारे गए। यही चीज़ देखिए, इसी का खतरा हमें है कि इजराइल कहेगा कि हम हमास के लोगों को मार रहे हैं और वो सिविलियंस डेथ्स, सिविलियन कैजुअलिटीज दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। आप सोचिए, अभी पूरी जो स्थिति है, 35,000 लोग मारे गए हैं, 45,000 लोग एक्चुअली, और 10,000 मिसिंग है, उनको मिला के 45,000 लोग डेड और मिसिंग। और उसके बाद ये सिचुएशन है कि कम से कम करीब 75,000 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग। और इसमें देखिए 71% विमेन एंड चिल्ड्रन है। अब राफा में जो 2 मिलियन लोग बचे हैं, हमास को ढूंढने के नाम पे ऐसा लग रहा है, इजराइल की नई साजिश है, ऐसा लग रहा है कि वो लगातार हमास को चिन्हित करके और मारने के माध्यम से वो बेसिकली सिविलियंस की किलिंग करेगा। ये उसकी अब घोषित राजनीति होगी, रणनीति होगी। और अमेरिका की औकात नहीं कि कोई कुछ कर सके, यूरोपियन कंट्रीज की औकात नहीं कि कुछ कर सके। दुनिया इस नज़ारे को देखे, पूरे दुनिया के सामने अगर 20 लाख लोग मारे जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। वर्ल्ड वॉर 3 एकदम नज़दीक है। इस तरह के तुम काम करोगे, चाइना और रशिया को अपनी सेना भेजनी होगी, ईरान को अपनी सेना भेजनी होगी। ये सारी जितने एक जो इजराइल कर रहा है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जो पूरी स्थितियाँ बढ़ रही हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अमेरिका को देखिए, रशिया को ब्लेम करता है, कि तुम 3rd वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो, तुम यूक्रेन में, तुमने यूक्रेन वोट चला। अरे यार, ये जो कोई जो बाइडेन से कहे या ये ट्रम्प से कहे कि तुम लोग जानते ना, पुतिन ने यूक्रेन पे जो अटैक किया, वो अगर अटैक नहीं होता तो एक नाजी गवर्नमेंट, इजराइल टाइप की गवर्नमेंट यूक्रेन में आ जाती, जो वहाँ कत्लेआम मचाती। आप लोग इस साजिश को समझिए। ये इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जो हम कहते रहे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का जो साम्राज्य है, उसको बचाने की लड़ाई है। और सारे जो देश दूसरे उभर रहे हैं, जो अमेरिकन लॉबी से अलग हैं, उनको दबाने की ये पूरी कोशिश। और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन में नाजी सरकार लाएंगे और कहीं, क्योंकि इनके पास सबसे जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जनता को दबाने का, वो नाजी सरकार है जो हिटलर ने किया। वो इनका मॉडल है। वो नेतन्याहू का भगवान हिटलर है। सच्चाई यही है, नेतन्याहू का भगवान हिटलर है। पूछता है उसको, वो इस तरह की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की एविडेंस मिली है कि बाकायदा वो लोग उसको पूछते हैं, पूजा करते हैं हिटलर की। बाइडेन अंदर से छुपा हुआ नाजी है, ट्रंप अंदर से छुपा हुआ नाजी है।
ये सब लोग हिटलर की तारीफ करते हैं और कहीं ना कहीं सही मानते हैं कि वो बहुत आगे चला गया था, हम उसको एक ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से कत्लेआम उस तरह का करेंगे। क्योंकि हिटलर ने भी यही बात कही थी कि जर्मन्स को रहने के लिए जगह नहीं है तो रशिया कब्जा कर लो, पूरी दुनिया कब्जा कर लो, रशिया ये सुपीरियर रेस है और सब जगह इनका राज होना चाहिए। और यही बात ये लोग कह रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट हैं, इजराइल हैं, ये जो इजरायली हैं, ये एक तरह की सुपर रेस है, इनका हर जगह शासन होना चाहिए। और अमेरिका उसमें जुड़ जाता है क्योंकि अमेरिका इजराइल को आगे रख के इस खतरनाक मंसूबे को पूरा करना चाहता है। और कल को अमेरिका भी कहेगा, जबकि अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतनी कम पॉपुलेशन है, इतनी कम पॉपुलेशन है कि वो 10 और अमेरिका वहाँ बच सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उसको दूसरे देशों पे कब्जा करके वहाँ के लोगों को विस्थापित करना है, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का जो बड़ा मंसूबा है कि गाज़ा के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, तेल हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट करे, सऊदी अरेबिया के शासन को हटा दिया जाए, सऊदी अरेबिया में घुस के सऊदी अरेबिया के रिसोर्सेज को कैप्चर किया जाए, उधर इराक, सीरिया, इस सारे रिसोर्सेज पे अमेरिका का एक छत्र कंट्रोल रहे। इसी वजह से राफा में 47 की बात मैंने की, अब खबर आ रही है कि 50 सिविलियंस वहाँ मारे गए हैं और उसमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं। और इसमें देखिए जो इसका जो जवाब रेजिस्टेंस ने दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसने रेजिस्टेंस ने क्या किया कि जबलिया में उसने स्नाइपिंग शुरू कर दी। और मैंने आपको बताया था कि जबलिया में जिस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस अभी तक रेजिस्टेंस ने किए हैं, उसमें कई तरफ से घेर के मारने वाली बात पिछली बार आई थी जब उन्होंने एक इजरायली सेटलमेंट जो गाज़ा के पास है उसको घेर लिया था। उसके साथ अभी जो नया आज की जो घटना है उसमें उन लोगों ने रेजिस्टेंस के करीब 17 स्नाइपर्स ने एक साथ गोली चलाई, जिसमें 17 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। वो उनका वीडियो पूरा आया है कि एक के बाद एक इजरायली सैनिक हलाक हो रहा है, गिर रहा है। उसके बाद ये देख के कि हाहाकार मचा हुआ है राफा के मैसाकर को, जो इनके जो पैराग्लाइडर्स, जो हमास के पैराग्लाइडर्स जो 7 अक्टूबर को गाज़ा में घुस के जिन्होंने फायरिंग की थी, बहुत दिनों बाद आज वो पैराग्लाइडर्स वो उड़े और उन्होंने गाज़ा के पास जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर फायरिंग की, जहाँ पर वो लोग 7 अक्टूबर को घुसे थे वहाँ पर फायरिंग की। उसमें इजरायली सेटलर्स भी घायल हो गए। और नेक्स्ट टाइम हमास ने वार्निंग दी है, और हमास ये दिखाना चाह रहा है कि देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी 24 मई को इजराइल को वार्निंग दी और ये कहा कि इस तरह का राफा में ऑपरेशन रोको, और इसने 26-27 मई में इस तरह के कांड कर डाले जिसमें 50 से ऊपर लोग मारे गए, वो भी UNRWA शेल्टर्स में जो तंबू लगाए थे यूएन एजेंसीज ने, उस पर सीधे अटैक किया। और जस्टिफिकेशन क्या दिया कि हम 2 हमास मिलिटेंट्स को हमने मार दिया। बिल्कुल क्रूर, मतलब कोई अब तो वो भी नहीं बात रह गई कि कोई जस्टिफिकेशन दे इजराइल। सीधे कह रहा है कि अरे ठीक है 200 सिविलियंस मारे गए, औरतें और बच्चे थे, 2 इसमें हमास के मिलिटेंट, और ये चाहता है दुनिया इस चीज़ को मान ले। सवाल यहाँ पर यह आ गया कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने, कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने, स्पेन से लेके, नॉर्वे से लेके, आयरलैंड से लेके और इटली तक, इस बार पहली बार इटली ने ये जो एक कातिलाना रुख है इजराइल का, इसकी आलोचना की है। और इन्होंने बाइडेन को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है कि हम लोग इन हालातों में इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते। उधर दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ कि यमन ने आज फिर 3 बड़े जहाज अमेरिका के उन पे स्ट्राइक किया है, इजराइल के 2 बड़े जहाज़ों पे स्ट्राइक किया। और इस बार एक नेवल बैटल हुई है, उस नेवल बैटल में चारों तरफ से घेर के, जैसे मान लीजिए जो फ्रिगेट्स हैं वो यमन की जो छोटे जो वॉरशिप्स हैं जिनमें हथियार लगे हैं, तोपें भी लगी हैं, उन फ्रिगेट से यमन लड़ा। और अमेरिका के पास 3 बड़े, बहुत ही बड़े उनके पास 3 इस तरह के जहाज थे, उनको घेर के, उनको आउट मैनूवर करके मतलब इन अ वेरी स्किल्ड मैनर यमन ने अपना स्ट्राइक किया। अब देखिए क्या है कि लोग कहते हैं कि समुद्र में ब्रिटेन को कोई नहीं हरा सकता। ये बात तब से चली आ रही है जब से नेपोलियन को नेल्सन ने 1804 में हराया था, तब से ये बात चली आ रही है कि समुद्र में इंग्लैंड अजय है। उसके बाद खैर इंग्लैंड का उत्तराधिकारी अमेरिका हो गया, तो अमेरिका अजय है। तो ये किस बात के अजय हैं जब ये यमन ने इनको नेवल डिफीट दे दी। चारों, आप समझ नहीं रहे बात को, नेवल डिफीट हुई है जिसमें ये बहुत बड़ी घटना है। इसको जितना भी आप छुपाइए, दुनिया के इतिहास में
लड़ाइयों के इतिहास में, नेवल बैटल्स के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और उसमें जो देखिए जिन फ्रिगेट्स ने अटैक किया, उसके बाद एक दूसरा दस्ता पीछे से आया, एक तीसरा दस्ता पीछे से आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन पर लड़ाई जो होती है, जिसमें वेव्स अपॉन वेव्स ऑफ सोल्जर्स आते जाते हैं और लड़ाई होती जाती है, उस तरह की सिचुएशन पूरी यमन ने पैदा की और ये बड़ी यूनिक स्टाइल में उसने किया। उसके बाद देखिए हिजबुल्ला ने जो आज चार जगह जो मार की है, शुतला में, मार्गेलो में, ब्रानेज ब्रैकेट्स में और किरियत शिमोना में, उसमें 11 इजरायली सेटलर्स घायल हुए। आप गिनते जाइए 47, आप अभी 47 तुमने मारे हैं, 80 रेजिस्टेंस के सोल्जर्स मारेंगे। उन्होंने ऑलरेडी गिनती शुरू कर दी। इस बार उन्होंने कहा है आंख के बदले आंख, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। अगर तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे। ये जो पूरी सिचुएशन है, और ये देखिए पहली बार हो रहा है कि रेजिस्टेंस ने कहा है कि इस बार जो तुमने मारे हैं 50, हम इससे डबल इजरायली सोल्जर्स मारेंगे। ये वॉर ऑफ एट्रिशन होती है और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। आज के दिन कितने इजरायली सोल्जर्स मरे अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन कम से कम 15 घटनाएं हुई हैं जब से राफा पे हमला हुआ है। उसके बाद से 15 घटनाएं हुई हैं और हर तरह की घटनाएं। जबलिया में जो इजरायली फोर्सेस पे अटैक है, जो घेर के, जो पूरा सेमी सर्कल में घेर के इजरायली सेटलर्स पे अटैक है, जो इजराइल की ज़मीन से 2 IDF की बटालियंस के बीच में, मतलब एक जो उनके कंटिंजेंट्स थे उनके बीच में है, वो उधर से भी और इधर से भी उन पे दोनों तरफ से मार हुई है। उसमें कितने इजरायली मरे हैं। और उसके बाद जो यहाँ से राफा से और जबलिया से जो इजरायली सेटलमेंट उधर है, गाजा के उधर, वहाँ पर जो मार, आप देखिए साथियों, हम लोग इतनी मुश्किल से इन सब चीज़ों को कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एक साथ 4 काम करने होते हैं और उन चारों कामों में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अभी देखिए बहुत सारी असलियत जो बातें हैं वो अभी उभर के सामने आएंगी कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। वो 4 जून को भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए 4 जून की जो बात है, 4 जून को मोदी की हार भी बड़ी हो सकती है और मोदी की जीत हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि जो रेजिस्टेंस का आंदोलन दुनिया में चल रहा है, वो रेजिस्टेंस के आंदोलन के बीच हिंदुस्तान में पड़ चुके हैं। जो भी आप नतीजा चुनाव का होगा, चुनाव का नतीजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसको मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उस पर आपसे विस्तार से बात करूँगा। लेकिन जो भी नतीजा होगा, लड़ना तो देखिए है। और सबसे जो खास बात हुई है कि इस बार जनता जग गई है हिंदुस्तान की और वो रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो रही है। हिंदू मुस्लिम जो फ़र्क था वो बहुत हद तक मिट गया, वो सब नहीं चला। बीजेपी जीतेगी भी तो चुनाव मैनेज करके, बेईमानी करके, किसी भी तरह। विपक्ष कमज़ोर है, इस वजह से भी नहीं जीतेगी तो एक मिरेकल होगा कि जनता ने देखिए बीजेपी को हराया। तो दोनों ही स्थिति में आप बताइए कि जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, रेजिस्टेंस की जो ताकतें हैं, उनकी जीत हुई है। और वो लोग यहाँ पर एक जो सीक्रेट कम्युनिकेशन जो यहाँ पर हमास का है भारत में, ये कोई आईसिस नहीं है जिसको पकड़ ले आप। और आईसिस तो इन्हीं का है, जो इंडियन एजेंसीज हैं, पाकिस्तान एजेंसीज हैं, अमेरिकन एजेंसीज। आईसिस तो इन्होंने बेसिकली अमेरिका ने पैदा किया। जो इनके लेफ्टिनेंट्स हैं, जो इनके उस तरह की एजेंसीज हैं, और वो उनके साथ मतलब वो भी उनको पकड़े। अभी एक खबर आई थी कि 4 ISI के लोगों को भारत में पकड़ा गया अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 ISI के लोग आए और उन्होंने अहमदाबाद पुलिस को खबर दे दी कि मैं आ रहा हूँ। इस तरह की देखिए बातें, ये ख़त्म हो गया। तो ये आईसिस ख़त्म है। अब हमास, और हमास के साथ हिंदू है। हमास हिंदू, ह से हमास, ह से हिंदू। और ये जो पूरी सच्चाई है, ये आने वाले दिनों की बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। और इजराइल जो है उसने देखिए एक चीज़ और हुई, जो अब आप बताइए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो दोनों संस्थाओं ने जो नेतन्याहू के जो पीछे पड़ी हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ कह दिया कि अगर इस तरीके से इजराइल ने किया तो हमको इंटरनेशनल फोर्स भेजनी पड़ सकती। ये यहाँ तक बात चली गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कम से कम 14 इस तरीके की घटनाएं हुई जिनमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और मतलब वेस्ट बैंक में
वेस्ट बैंक में देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर राफा में बमबारी हो रही थी। इधर वेस्ट बैंक में जो जेनिन से लेके तुलकरेम तक का इलाका है, वहाँ पर भी इजराइल ने काफ़ी हद तक एग्रेसिव होने की कोशिश की, मार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें आईडीएफ को पीछे कर दिया गया और फिर राफा का बदला लेने के लिए वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस फाइटर्स ने लगातार दो वेव सालेम चेक पॉइंट, दो वेव चेक पॉइंट, इस तरह से नजीफ चेक पॉइंट, इस तरह के चेक पॉइंट्स पे लगातार अटैक किया। मैं दरअसल कहीं कुछ फिजिकल काम करके आ रहा हूँ और उसकी वजह से ये इस तरह की स्थिति है। तो देखिए साथियों, मैं ये चाह रहा था कि ये जो लेटेस्ट घटना है राफा में जो बॉम्बिंग हुई है और उस बॉम्बिंग का जो जवाब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने दिया है इतने ज़बरदस्त तरीके से, और दुनिया में जो एक आउटरेज हुआ है, छात्र आंदोलन फिर से भड़क उठा है अमेरिका में, हर जगह इस चीज़ की निंदा हो रही है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही रह जाती है कि जो रेजिस्टेंस ने कहा कि हम ये अगर अब इस स्तर पे चीज़ें आ गई तो इसी स्तर पे से हम जो हैं आँख के बदले आँख, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, ये जो पूरी बात है, यही भाषा इजराइल को समझ में आती है, तो इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर इजराइल ने 50 मारे हैं तो कम से कम 20 से 25 इजरायली अभी ही मारे जा चुके हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही ये दिन बढ़ेगा, शाम होगी, रात होगी, और उसके बाद कल जो की खबर आएगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 इजरायली सैनिक और मारे जाएंगे या सिविलियंस मारे जाएंगे, 100 से संख्या पार हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, बहुत धन्यवाद।